जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के साथ साथ अपने चुनावी घोषणा पत्र को भी जारी कर रहे हैं और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने बुधवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और कश्मीरी युवाओं पर लगाए गए जन सुरक्षा कानून को हटाने का वादा किया। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और लोगों को मुफ्त बिजली, पानी और गैस उपलब्ध कराने के अलावा कई अन्य लोक लुभावन वादे भी किए। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीसरे का मतदान करवाया जाएगा। फिर 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में इस समय चुनावी तैयारियां तेज है। अपनी पार्टी का घोषणा पत्र, पूर्ण राज्य का दर्जा और इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया था। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो घोषणा पत्र था वो भी आपको बता देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में विशेष दर्जा, पूर्ण राज्य का वादा, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की बात कही गई। मैनिफेस्टो में 370 की बहाली का वादा है। घोषणा पत्र में पाकिस्तान से बातचीत पर जोर है। सरकार बनी तो राजनीतिक बंदियों की रिहाई, 1 लाख नौकरियों का वादा, युवाओं और महिलाओं के लिए भी घोषणा, बीमार लोगों को मुफ्त मेडिकल बीमा की गारंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस घोषणा पत्र में है। अपनी पार्टी का घोषणा पत्र क्या कहता है? जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा, कश्मीरी युवाओं पर लगाए गए जन सुरक्षा कानून को हटाने का वादा, कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए संघर्ष का वादा, संशोधित कानूनों की बहाली, भूमि की सुरक्षा का वादा, पुरानी पेंशन योजना की बहाली का वादा, 500 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो कि 10 साल बाद हो रहे हैं, उसको लेकर के तमाम पार्टियां अपनी तैयारी तेज कर रही है। एक-एक करके जो घोषणा पत्र है वो इन पार्टियों की जारी की जा रही है। अपनी पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र जारी किया है। क्या कुछ अहम बातें हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं और राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं और संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वो गठबंधन कर सकते हैं। जो मुख्य धारा में जो पार्टी वहां पर है वो पीडीपी है, इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस भी एक बढ़त रखती है, जम्मू कश्मीर में हमेशा से चुनाव लड़ती रही है। हालांकि इस बार बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीद है। 370 हटाने के बाद और 35 से हटाने के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि इस बार उनकी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में मजबूती दिखा सकती है। लेकिन अब एक एक करके तमाम पार्टियां घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं और सबसे कॉमन बात जो है वो ये है कि 370 की बहाली, ये अपने पार्टी की तरफ से भी रखा गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी रखा गया है। वो 370 वो 35 से जिसको हटाने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कही गई और उस पर मुहर लगाया गया। बीजेपी ने उसे हटाया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी मुहर लगाई है। उसी 370 की बहाली की बात हर एक घोषणा पत्र में जो कि वहां की रीजनल पार्टीज है वो लगातार कर रही है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं आने वाले दिनों में। 3 चरणों में ये चुनाव होगा। 18 सितंबर से चुनाव की शुरुआत हो जाएगी और फिर 4 अक्टूबर को नतीजे सामने आने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ ही। लेकिन इस समय जो रीजनल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की, जो पहले चुनाव लड़ती रही हैं, वो अपनी तैयारी तेज कर रही है। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। अपना पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। पीडीपी की तरफ से अभी जारी नहीं हुआ है और साथ ही राहुल गांधी पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो वहां संभावनाएं हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि उमर अब्दुल्ला के साथ वो सांठगांठ करके चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस बार जम्मू कश्मीर में भी फ्रीबीज का चुनाव होना है क्योंकि इन तमाम मैनिफेस्टो में फ्रीबीज का भी जिक्र हुआ है। अपनी पार्टी का घोषणा पत्र क्या कहता है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं और इसका ऐलान भी किया। भारत 24 ने भी आपको दिखाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से क्या कुछ ऐलान हुए हैं वो भी हमने आपको बताया। लेकिन अभी पीडीपी का इंतजार है क्योंकि महबूबा मुफ्ती अब एक नए तरीके से चुनाव लड़ सकती हैं। बेटी भी इस बार उनकी वहां से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। ये पहली बार होगा जब उनकी बेटी वहां से चुनाव लड़ रही होंगी और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं खुद को मजबूत स्थिति में वहां पर देख रही है और शायद यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सांठगांठ की बात राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है और संभवतः हो सकता है कि सांठगांठ कांग्रेस की उनके साथ हो जाए, दोनों पार्टी मिलकर के चुनाव लड़े। बीजेपी हालांकि अभी किसी भी पार्टी का समर्थन करने का फैसला नहीं ले रही है। ऐसे में संभावनाएं हैं कि बीजेपी अभी ग्राउंड पर काम करेगी और ग्राउंड पर काम करने के बाद ये बड़ा फैसला किया जाएगा।
एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि मैनिफेस्टो में किन किन बातों का जिक्र किया गया है। 2 पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र कहता है विशेष दर्जा, पूर्ण राज्य का वादा। ये 2 बातें, इसके साथ ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की बात, 370 दोबारा बहाल करने की बात, ये वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया गया है। घोषणा पत्र में पाकिस्तान से बातचीत पर भी जोर है। ये उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बातचीत हम करेंगे, सरकार बनी तो राजनीतिक बंदियों की जो रिहाई है वो हम करवाएंगे। 1 लाख नौकरियों का वादा, ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया गया। युवाओं और महिलाओं के लिए भी कई अहम घोषणाएं उमर अब्दुल्ला की तरफ से की गई हैं। बीमार लोगों को मुफ्त मेडिकल बीमा की गारंटी, ये तमाम बातें अपने मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखा है। अपनी पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का जो वादा है उन्होंने किया। संशोधित कानून को बहाल करने का वादा किया गया है अपनी पार्टी की तरफ से। मुद्दे के समाधान के लिए उच्च समिति बनेगी, ये भी एक वादा है। दिव्यांग, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को प्रतिमाह 5,000 रुपए दिए जाएंगे अपनी पार्टी की तरफ से अगर वो चुनाव जीतते हैं तो। विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की कश्मीर वापसी होगी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी मैनिफेस्टो में है। स्थायी शांति के अनुकूल माहौल हम बनाएंगे, अपनी पार्टी ने कहा है। ये वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में। निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का भी वादा है, यानी इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव भी जो है वो फ्रीबीज वाला चुनाव रहने वाला है। इसी बीच जानकारी ये भी है कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं और वहां पर संभवतः उमर अब्दुल्ला के साथ यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो गठबंधन कर सकते हैं। कुछ अहम पार्टियों में कांग्रेस को भी वहां पर गिना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी भी अपनी पूरी तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए उसके मुताबिक बीजेपी इस बार ग्राउंड पर काम कर रही है जम्मू कश्मीर में, और 370 हटने के बाद ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में ये नाक का सवाल बीजेपी के लिए भी है, वहां की जनता क्या कहती है। लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा प्रभाव नजर आया लोगों का वहां की सीटों पर, लेकिन इस बार जब विधानसभा चुनाव है तो क्या बीजेपी को भी वैसा ही समर्थन मिलेगा, ये एक अहम सवाल अभी बना हुआ है। हालांकि जम्मू कश्मीर में इस समय तैयारियां तेज हो चुकी है। पहले ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से विजिट किया जा चुका था। 18 सितंबर पहला फेज है चुनाव का और 4 अक्टूबर को नतीजे भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के सामने आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के मैनिफेस्टो जारी किया गया है। अलग अलग पार्टी ने किन किन बातों का जिक्र किया है यह हमने आपको बताया। राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर और वहां पर जाकर के कांग्रेस एक नई रणनीति बनाकर के काम करने की कोशिश करेगी। जम्मू कश्मीर और जो विधानसभा चुनाव जो कि 10 साल बाद हो रहा है वो प्रमुखता से लिया जा रहा है। तमाम पार्टी कोशिश जरूर करेगी जम्मू कश्मीर के लिए। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, अलग अलग घोषणा पत्र है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 370 जिसे हटाया गया, मोदी सरकार ने हटाया और सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी, उसका जिक्र बार बार हो रहा है। तमाम पार्टीज जो है वो कह रही है, कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपना पार्टी ने यही कहा है कि 370 की दोबारा हम बहाली करेंगे। यानी कि वहां की जनता को के सामने ये तमाम मुद्दे रख करके जो रीजनल पार्टीज है वही पुराना वाला दौर जम्मू कश्मीर का वापस लाना चाहती है। बीजेपी को एक अलग तरीके से रणनीति यहाँ पर बनाकर काम करनी पड़ेगी। अदिति, एक ही बात पर टिका है और वो बात है 370 पे मोहर है या नहीं। जम्मू कश्मीर की वो वोटर या जम्मू कश्मीर की वो जनता जब वोट करने जाएगी और जो नतीजे आएंगे उससे ये पता चलेगा कि क्या जम्मू कश्मीर की जनता या जम्मू कश्मीर के आवाम युवा 370 लगने के बाद के हालात से संतुष्ट है या नहीं। अब वो क्या, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ेगा।
तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती ये है कि जब ये चुनाव हो तो इससे वो मैसेज जाए कि 370 पर लगी मोहर। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री, वो बार बार ये बयान दे चुके हैं कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं कमल खिलानी। और यही वजह थी कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें अमित शाह का ये कहना था कि हमें कमल खिलाने की जल्दी नहीं है, इसीलिए केवल जम्मू में चुनाव लड़ा गया, कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ा गया डायरेक्ट बीजेपी का। अब सवाल ये उठता है कि एनसी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, अपना दल ने, अपना पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। अब वहां पे अगर प्रमुख पार्टियां हैं तो वो है कांग्रेस, एनसी और पीडीपी। और भारतीय जनता पार्टी जब अपने मैनिफेस्टो में आई तो जाहिर तौर पर युवाओं और महिलाओं को इंगित, गरीब युवा महिला, नए जिसे बोलते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी और इन तमाम मुद्दों पर तो बात करेगी, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य होगा परिवारवाद से मुक्ति दिलाना, 3 परिवारों से मुक्ति दिलाना। और वो परिवार है पीडीपी, एनसी और कांग्रेस। और बार बार अब आप देखेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी रैली में जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब रैली में जाएंगे तो वो एक ही बात कहेंगे कि जब एनसी ने राज किया तो क्या हुआ। अब्दुल्ला परिवार के, फारूक अब्दुल्ला के परिवार के लोगों ने तो विदेश में जाके पढ़ाई करी, बच्चों ने। पीडीपी का जिक्र होगा तो यही होगा कि पीडीपी और पीडीपी से जुड़े लोगों ने अपने बच्चों को सिक्योर किया, विदेश भेज दिया। और कांग्रेस के परिवार भी कभी इस तरीके से जूझा नहीं जो कश्मीर के आवाम के बच्चों ने जूझा है। तो बीजेपी यही कहे कि जो आपके साथ कल हुआ है इतने सालों तक, जो जम्मू कश्मीर को हमेशा अलग थलग रखा गया है, वो नहीं होगा। तो ये पूरा चुनाव एक इमोशन का, एक अंडरस्टैंडिंग का चुनाव। ठीक वैसे ही जैसे आज उमर अब्दुल्ला का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जब वो अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे तो उन्होंने अपने पिता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम 370 को बहाल करेंगे, आपका हक आपको वापस दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि हम स्टेटहुड लाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने तो कुछ दिन पहले तक इस तरह का बयान दिया था कि मैं चुनाव से नहीं लड़ूंगा क्योंकि स्टेटहुड नहीं है, जब स्टेटहुड मिलेगा तभी चुनाव लड़ूंगा। जब जाके उनके पिताजी ने ये कहा था कि मैं जिंदा हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी परिवारों से आजाद करने का चुनाव लड़ेगी और वही कि परिवारों से आजाद कराया जाएगा आपको, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा यही दिलाई जाएगी, आपके बच्चों से हाथ से पत्थर बांधी हटा दी जाएगी। और सही मायने में शिक्षा, बहुत सारे पीड़ित परिवार हैं जो चाहकर भी अपने बच्चों के हाथ से पत्थर बांधी तब तक नहीं छुड़वा पाए जब तक कि ये नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 पर लागू कर दिया। तो ऐसे में अब ये पूरा चुनाव इमोशंस का चुनाव है। अब ये देखना है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को क्या चाहिए, पहले वाला जम्मू कश्मीर या अब आने वाला जम्मू कश्मीर। ये बात सही है कि अभी जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के लिहाज से उतनी बड़ी तब्दीलियां नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे टूरिज्म के नाम से धीरे धीरे जो होटल इंडस्ट्री है वो यहाँ पर आ रही है। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में शिखा जो विपक्ष से बार बार ये कहा संविधान बदल दिया जाएगा, ये कहा कि अयोध्या में कहा कि सब गुजराती आ गए हैं। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को अपने बच्चे के भविष्य के लिहाज से जो बीजेपी कहती है उससे बाय करना है या वापस से अपने पुराने वाले अपने हक पे 370 की बहाली को लेकर और इन तमाम बातों पे करना है। लेकिन स्टेटहुड को कोई भी सरकार आएगी उसको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि जम्मू कश्मीर के आवाम एक बात तो क्लियर है कि उनको अपनी सरकार चाहिए। ऐसे में अगर हमको पाकिस्तान और जो ये सेपरेटिस्ट से बचाना है तो वहां को खुद की सरकार देनी होगी। लेकिन शायद केंद्र सरकार ये चाहती है कि बहुत जल्दी ऐसा होता है। पुराना इतिहास भी कहता है कि पहले सेपरेटिस्ट जो थे वो बहुत बड़ा हिस्सा थे सरकारों का, बहुत बड़ा हिस्सा थे। वो सेपरेटिस्ट जो थे वो पहले टेररिज्म से बात करने का माध्यम नहीं हुए, वो सरकारों का हिस्सा बनने लग गए थे। और यही वजह थी कि वहां के युवाओं के हाथों में पत्थर आए। तो अब जम्मू कश्मीर के आवाम किस मैनिफेस्टो पर अपना दिल दे बैठी है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
अदिति, अलगाववादी नेता का भी जिक्र यहाँ पर मैनिफेस्टो में किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो, उसमें कहा गया कि अलगाववादी नेता जो कि जेल के अंदर बंद है, उन्हें बाहर लेकर हम आएंगे। क्या ऐसा लगता है कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है उसके इंस्टिंक्ट को दोबारा उठाने की कोशिश इस समय उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं? आखिर अलगाववादी नेता की बात इस चुनाव में हो क्यों रही है? बिल्कुल, अब आप देखिए, जब आप अगर पुराने चुनाव में जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे ऐसे टेररिस्ट थे जो चुनाव लड़े और जीत भी रहे थे, जिनकी अपनी खुद की पार्टियां बन गई। जब तक कि हुर्रियत पर बैन नहीं लगा, हुर्रियत एक पार्टी की तरह थी। यहाँ तक कि अमेरिका, यहाँ तक कि चीन हुर्रियत के माध्यम से कहीं ना कहीं बातचीत होती थी। हुर्रियत ने अगर भारत देश में चोट पहुंचाई है, चाहे टेररिज्म, चाहे उस लिहाज से, और अगर विदेशी हाथ इन्वॉल्व होने लगे थे हमारे खुद के मसले में, भारत के खुद के मसले में, तो वो हुर्रियत था। ऐसे कई सेपरेटिस्ट पार्टियां खड़ी थी और वहां पर चुनाव में खड़ी हुई, चुनाव जीते भी गए। यहाँ तक कि सरकारों की मदद से वो बहुत आगे भी बढ़े। ऐसे में यही वजह थी कि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से टेररिज्म भारत के अंदर घुस पाए। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान जो चाह रहा था, या वो लोग जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, वो कर सकते थे। अब ऐसे में ये कहना कि हम अलगाववादियों को बाहर लेकर आएंगे, वो जम्मू कश्मीर के आवाम को समझना होगा कि वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कितना हेल्दी। क्या जम्मू कश्मीर एक बार फिर उस दहशतगर्द वाले माहौल में जाना चाहता है? मैं ये नहीं कह रही कि चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो, इस तरह के माहौल से, बट उस समय जरूरत थी और सेपरेटिस्ट को ये मौका मिला कि सरकारों को जरूरत है, और फिर सरकारों को दबाने का काम शुरू हुआ। सेपरेटिस्ट और जो अलगाववादी थे, उन्होंने हर वो चीज करनी चाहिए जो सरकारों ने नहीं मानी थी, फिर सरकारों पर दबाव किया गया। और शायद जब से 370 लगा है और जब से तमाम चीजें हुई है, कम से कम ये अलगाववादियों का आतंक वहां पर नहीं है। ऐसे में भले ही जब हम जम्मू कश्मीर पिछले 50-70 सालों से जिस हालात में उससे बाहर निकलने के लिए हमें अभी एक और दशक लग जाएगा, जब वहाँ के लोग अपने आप को भारत देश से एसोसिएटेड मानेंगे, वहाँ के युवा ये मानेंगे कि हम भी इस देश का हिस्सा है, लेकिन उसके लिए समय देना होगा। और यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि हमको कमल खिलाने की जरूरत है। देखिए शिखा, इस बात आपको, हमको और हमारे माध्यम से जम्मू कश्मीर के आवाम को ये समझाना जरूरी है कि आपका हित सर्वोपरि है। आप जो चाहते हैं सर्वोपरि है। हमारे भाई बहन, हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, उनका हित सर्वोपरि है, लेकिन नॉट एट द टर्म्स ऑफ टेररिज्म, नॉट एट द टर्म्स ऑफ ब्लैकमेलिंग, नॉट एट द टर्म्स ऑफ कि वहाँ के बच्चों के हाथ में एक बार फिर पत्थर थमाए जाए। कई बार दशकों लग जाते हैं जब हमें सैक्रिफाइस करके आगे की जनरेशन के लिए पूरा जीवन छोड़ना पड़ता है। ऐसे में एक बार फिर हम उन हाथों में नहीं जा सकते जो जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए नहीं, पर्सनल एजेंडा के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान सेंट्रिक सोचते हैं, अलगाववादियों की बातों में दब जाते हैं। और यही वजह है कि ये चुनाव तय करेगा कि इस दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। और ये बात चुनाव से परे है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर वो बॉर्डर है जो पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मा है, पूरे देश। अगर एक बार फिर ऐसी सरकार आती है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर देती है अलगाववादियों से, तो हम बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जनता सभी का मैनिफेस्टो, सभी की नियत बात सुनकर इस चुनाव में वोट करे। अदिति, रिजर्व सीटों का फायदा क्या रीजनल पार्टीज को मिलने वाला है, क्योंकि पहली बार है जब सीटें रिजर्व की गई हैं, और क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राह बहुत कन्विंसिंग ये नहीं होगी, क्योंकि ये कहना कि हमें पीडीपी एनसी, मैं कुछ दिनों पहले शिखा, आप भी मेरे साथ उस समय शायद कश्मीर में, उस समय श्रीनगर में मौजूद थी, जब हम वहाँ पर लाल चौक के आसपास के इलाके में, यहाँ तक कि इलाके में हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ की जनता क्या कर, वहाँ की कुछ जनता खुश है, कुछ मायने में कुछ जनता खुश नहीं। वजह है कि उनको लगता है कि बाहरी लोग आ रहे हैं, और चाहे भारतीय जनता पार्टी बतौर केंद्र सरकार, उसको ये समझना होगा कि जम्मू कश्मीर का सेंटिमेंट क्या है। रिजर्व सीट को लेकर जहां तक अभी अगर गणित को समझे पॉलिटिकल, तो ठीक मायने में जो वहाँ की लोकल पार्टी हैं या वहाँ नेशनल पार्टी जैसे टीडीपी का बात करें, बात करें, उनका बहुत यहाँ पर कहीं ना कहीं झुकाव देखने को मिलेगा रिजर्व सीट का, क्योंकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है जम्मू कश्मीर को लेकर, एक भारत श्रेष्ठ भारत वाला,
कि सभी राज्य एक साथ है, वो वाला वो अभी तक पूरी तरीके से घर घर तक पहुंचा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह की बात स्थितियां हैं वहां पर उसका चुनाव प्रचार नहीं हो पाया, वहां पर लोगों पर घर घर तक बात नहीं पहुंचाई, लंबे समय तक वहां इंटरनेट बंद रहा। तो इस बात का चुनाव प्रचार कितना प्रगाढ़ हो सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं है। और जहाँ तक आपने रिजर्व सीट की बात कही, भारतीय जनता पार्टी को लिए अभी बहुत बड़ी चुनौती वहां पर है, और इस चुनाव के नतीजे बताएंगे कि 370 पर मोहर लगी या नहीं। तो अदिति, कांग्रेस के लिए क्या वहाँ राह आसान लग रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में विलय वो कर सकते हैं, वहाँ मिलकर के जो है सांठगांठ के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, राहुल गांधी आज जा भी रहे हैं, तो कांग्रेस का स्टेटस क्या दिख रहा है वहाँ? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय कांग्रेस के लिए सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी, जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे एक बार देश में वो परसेप्शन सेट करेंगे जिसको बीजेपी भी सेट करने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ, जिसको लेकर 2019 में 303 सीट आई, 370 जो एक समय सपना हुआ करता था, आरएसएस का हो, देश के लोगों का हो, हिंदू सेंटिमेंट का हो, कि 370 कभी वहां से जिस तरीके से हट नहीं सकता, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार थी जिसने हटाया, और पूरे देश में उसका सेंटिमेंट हुआ, घर में घुसकर पाकिस्तान में मारा, पूरे देश में उसका सेंटिमेंट हुआ। लेकिन अब बात है जम्मू कश्मीर के चुनाव की। ऐसे में जम्मू कश्मीर की आवाम क्या सोचती है? अब कांग्रेस ये चाहती है कि एक बार फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नंबरों में कमी आए और देश भर में सेंटिमेंट जाए कि जम्मू कश्मीर की लोगों के सेंटिमेंट से विरुद्ध जाकर भारतीय जनता पार्टी फैसले लागू कर रही है। तो ये कांग्रेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, पर सवाल है कि क्या गठबंधन क्या एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ है? जैसे आज उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी हम कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, कांग्रेस से अभी हमारी बातचीत होगी। ऐसे में अब जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे तो ये तय करेंगे कि क्या कैंडिडेट मिलकर उतारने हैं जी, क्या हमारा मैनिफेस्टो किस तरीके से होगा, कांग्रेस अपना अलग मैनिफेस्टो उतारेगी। तो अभी इंडिया गठबंधन को एक स्टेज पर आने की राय है, और ये परसेप्शन सेट करने की लड़ाई का एकदम एपिटोम है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के लिए हो या एनडीए गठबंधन। यानी कि कुल मिलाकर के भी बहुत ही अर्ली स्टेज में सारा मामला है, और हर एक पार्टी समय कोशिश कर रही है, नतीजे 4 को सामने आ जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।